भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक नया कैंपेन शुरू कर दिया। इस कैंपेन का नाम है मैं भी शिवराज। ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के आरोपों के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने यह अभियान शुरू किया है। और सेवक का कोई सम्मान, कोई मान, कोई अपमान नहीं होता। हम तो अपनी जनता की सेवा में लगे रहेंगे, लेकिन ये इसके संस्कार है नंगा और भूखा कहना। मुझे कोई आपत्ति नहीं, स्वागत है। हम नंगे भूखे ही अच्छे हैं, हमें नंगे भूखे रहने दो, क्योंकि ये नंगे भूखे सरकार का उपयोग जनता की बेहतरी के लिए करते हैं। कमलनाथ जी, हम नंगे भूखे हैं, इसलिए हमने फिर से 0% ब्याज पर किसान को कर्जा देना प्रारंभ किया है। हम नंगे भूखे हैं क्योंकि हमने किसान कल्याण निधि और जोड़ के सम्मान निधि के साथ प्रधानमंत्री जी की किसानों को हर साल 10,000 रुपया देने का फैसला किया है। हम नंगे भूखे अच्छे हैं। हमने बच्चों को फिर से लैपटॉप देना शुरू किया है। हम नंगे भूखे अच्छे हैं। उन गरीब बच्चों की फीस हम भरवाते थे, किसी भी वर्ग के हो, सामान्य, पिछड़ा, SC, ST, जो प्रतिभाशाली थे लेकिन 8 लाख रुपए से कम आय थी। आप बड़े आदमी हैं, आपने उनकी फीस भरवाना बंद कर दी, हमने उनकी फीस फिर से भरवाना चालू किया। आप उद्योगपति हैं, बड़े आदमी हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमन रावल भी मौजूद हैं। रमन जी, भारतीय जनता पार्टी के इस नए अभियान मैं भी शिवराज के बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार प्रकाश जी, ये सही है कि इस समय शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश भाजपा में काफ़ी व्यापक स्तर पर यह अभियान छेड़ दिया गया है मैं भी शिवराज। और जिस तरह से एक कांग्रेस नेता ने उन पर आरोप लगाया था, उनके बारे में कहा था कि शिवराज सिंह नंगे भूखों के नेता हैं, उनका आशय जो भी रहा हो, इस मुद्दे को भाजपा ने हाथों हाथ ले लिया है, शिवराज सिंह ने भी ले लिया है और वे काफ़ी तेज़ी के साथ में इस मुद्दे को लेकर अपना पक्ष तो रख ही रहे हैं, साथ ही कांग्रेस पर और कमलनाथ पर भी आरोपों की झड़ी उन्होंने कर दी है। वे कह रहे हैं कि कांग्रेस और उनके नेता और कमलनाथ जो है अमीरों के नेता हैं, धनवानों के, उद्योगपतियों के नेता हैं। दरअसल चुनाव एक ऐसा मौका होता है जो बहुत संभल कर आपको कुछ भी बोलना रहता है और काफ़ी संभल कर पेश आना रहता है। आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है और ये गलती इस समय ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से उनके उत्साही समर्थकों नेताओं की ओर से हो गई है। अब ये ठीक है कि ये ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ही मुद्दे पर सारे चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूँकि सोशल मीडिया का भी ज़माना है और इस पर बहुत आसानी के साथ में इस तरह की बातें फैलाई जा सकती है, तो और ये मौका भाजपा ने बहुत अच्छे से उठा लिया है और वे, जिसको कहना चाहिए, टूट पड़े हैं इस मुद्दे पर। और ये उसमें गलत क्या है? मतलब अगर सिद्धांततः भी आप देखें कि नंगे भूखों के नेता हैं, तो अगर इस प्रदेश में नंगे भूखे अगर हैं, जो कि हैं भी, गरीबी है, एक तो ये कि आप किस वर्ग को किस संबोधन से बुला रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए। गरीब और पिछड़े और ज़रूरतमंद को अगर आप नंगा भूखा कहते हैं तो गलत है वो, ये बहुत आपत्तिजनक है। और इस पर अगर तेज़ी के साथ में कांग्रेस ने इसकी मरम्मत नहीं की, इस बयान की, इस पर खुलासा नहीं किया, तो उसको कुछ नुकसान तो ज़रूर पहुंचाएगा, ऐसा मुझे लगता है। रमन जी, धन्यवाद। ऐसा लगता है कि हमारे नेता भाषा की मान मर्यादा भूल गए हैं और व्यक्तिगत आरोप लांछन लगाने में किसी भी तरह, किसी भी स्तर से नीचे आ गए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? अब ये बात तो सही है प्रकाश जी कि आजकल बोलने पर कोई नियंत्रण किसी का रह नहीं गया और कितनी ताकीद कर दी जाए, कितनी चेतावनी दे दी जाए, समझा दिया जाए, निचले स्तर पर किसी भी पार्टी के लोग हों वे बाज नहीं आते हैं और कुछ न कुछ ऐसा बोलते और करते रहते हैं जो पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होता है।
मर्यादाएं घटती जा रही है सार्वजनिक जीवन में। इस पर हमने पहले भी बात की है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना, निजी स्तर पर कुछ भी टिप्पणी कर देना बहुत गलत होता है, लेकिन कौन परवाह करता है, कौन चिंता करता है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कहीं पर कोई इसकी रोकथाम है भी नहीं। आपने अपनी बात कही, वीडियो जारी कर दिया, आपने अपना बयान लिखा, उसको जारी कर दिया व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पर भी आप डाल दीजिए, अब सुविधा आपको उपलब्ध है, ट्वीट कर दीजिए, और कोई लगाम किसी भी रूप में है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी स्तर पर भी इस बारे में सोचा नहीं जा रहा है कि इस सिलसिले को रोकना चाहिए कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कब बोलेगा, क्यों बोलेगा। इसका कोई प्रशिक्षण भी होना चाहिए, इसकी कोई जिसको बोलना चाहिए दिशा निर्देश पार्टियों ने जारी करना चाहिए। तो इस तरह के मसलों से बचा जा सकता है जब व्यक्तिगत आक्षेप से लगाकर वर्ग तक को लांछित करने वाली बातें नहीं कही जाए। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि ये उपचुनाव भी, जो कि चुनाव की तरह ही, आम चुनाव की तरह ही मजबूत है, ये चुनाव भी शिवराज सिंह के नेतृत्व में, उनके नाम पर, उनके फोटो पर लड़ा जाना? हाँ, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान ही भाजपा का प्रमुख चेहरा है। देखिए, प्रदेश में वे सबसे लोकप्रिय राजनेता भाजपा की ओर से तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री बनाए भी गए थे इसी आधार पे वे कि 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रदेश भर में उनकी एक छवि बन गई थी। वो मामा वाला जो रिश्ता उन्होंने प्रचारित किया था, भाई वाला जो रिश्ता प्रचारित किया था, उसने काफ़ी असर किया था। और चूंकि ये फैसला तत्काल लिया जाना था, तो भाजपा आला कमान ने भी बहुत दिमाग लगाया नहीं, बहुत मशक्क़त की नहीं, और कोई भी विवाद पैदा करने की स्थिति निर्मित ही नहीं की, और उन्होंने फटाफट शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया ताकि प्रदेश में सरकार बन सके। और ये भी तय था कि फिर उपचुनाव की भी नौबत आएगी ही, क्योंकि जिन विधायक जो कांग्रेस छोड़कर आए थे वो चूँकि पात्रता नहीं रखेंगे, उनकी सीटें रिक्त होगी, फिर उस पर उपचुनाव होंगे, तभी जाकर भाजपा की स्थायी सरकार आने वाले फिर 3 सालों के लिए बन सकेगी। तो उस गणित के तहत शिवराज सिंह को बनाया गया था। उन्हें जिम्मेदारी भी दी गई कि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाने लायक हालात जो पैदा करने हैं वो शिवराज की ही जिम्मेदारी है। इसलिए उपचुनाव जीत कर लाना उनकी प्रमुख प्राथमिकता है ही। इसी के तहत वे पेश भी आ रहे हैं, लगे हुए भी, मेहनत भी कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बराबरी से उनका साथ दे रहे हैं। उपचुनाव में अभी रंगत आनी बाकी है। निश्चित रूप से बाहर से भी नेता आएंगे, केंद्र से भी आएंगे, दूसरे प्रदेशों के भी जो प्रमुख भाजपा नेता हैं उनके भी मध्य प्रदेश में दौरे होंगे। लेकिन प्रमुख रूप से शिवराज सिंह को मेहनत करनी है और साबित करना है कि हाँ, वे प्रदेश के इस समय तो कम से कम एकमात्र लोकप्रिय नेता है। देखते हैं कितना असर करता है उनकी ये भूमिका। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।